नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यू ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन करेंगे स्टैट्यू ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। तो सबसे पहला ये होता है एक टेम्परेरी, हम सबसे पहले कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टैट्यू का ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के हिसाब से दो तरह के स्टैट्यूट्यूड होते हैं। पहला एक होता है टेम्परेरी स्टैट्यूट्यूड, दूसरा होता है परमानेंट स्टैट्यूट्यूड। क्या होता है? एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी स्टैट्यूट्यूड वो स्टैट्यूट्यूड्स होते हैं जो कि इंप्लीमेंट किए जाते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए, क्योंकि जब टेम्परेरी बोल रहे हैं तो वो निश्चित समय के लिए इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, और इन स्टैट्यूट्यूड्स को जो लेजिस्लेचर होता है वो उन्हें एक्सटेंड कर सकता है, में क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। चलिए इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो टेम्परेरी स्टैट्यूट्यूड्स आर दोस स्टैट्यूट्यूड्स विच आर इम्प्लीमेंटेड फॉर द टाइम पीरियड, जो कि इंप्लीमेंट किए जाते हैं किसी समय के लिए, टाइम पीरियड ओनली। एंड येस, लेजिस्लेचर कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड, वो एक्सटेंड कर सकते हैं इसका टाइम पीरियड और टेम्परेरी स्टेटस, जो उसका टेम्परेरी स्टेटस है एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको बोले टेम्परेरी स्टेट्यूट। अब बात करते हैं परमानेंट स्टेट्यूट। परमानेंट स्टेट्यूट क्या होते हैं? परमानेंट स्टेट्यूट आर दोस स्टेट्यूट, वो स्टेट्यूट है विच आर फॉर लाइफ टाइम, जो कि लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इनके लिए कोई सीमा, टाइम सीमा नहीं होती है, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। येस, लेजिस्लेचर कैन मॉडिफाई, वो इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं और रिवोक कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, तो टेम्परेरी विच आर स्टेट्यूट आर दोस स्टेट्यूट विच आर टेम्परेरी ओनली फॉर अ टाइम पीरियड। परमानेंट आर दो स्टैट्यूट्स विच आर फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, और लेजिस्लेचर जो है दोनों को ही अपने हिसाब से मॉडिफाई, एक्सटेंड और ये सब कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया टेम्परेरी स्टैट्यूट, परमानेंट स्टैट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। अब हम मेथड के बेसिस पे बात करेंगे। अगर हम मेथड के बेस पे बात करते हैं तो दो तरह के स्टैट्यूट होते हैं, एक मैंडेटरी और एक डिक्शनरी। आपने अगर लॉ पढ़ा है तो उसमें आपने बहुत बार सुना होगा मे और शेल। शेल मतलब शुड, मैंडेटरी, ठीक है, और मे मतलब मे बी, मतलब आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उसी तरह जो मेथड है, मेथड स्टैट्यूट है, वो दो तरह से बांटा गया है, एक मैंडेटरी स्टैट्यूट के अंदर और दूसरा डिक्शनरी स्टैट्यूट के अंदर। जो मैंडेटरी स्टैट्यूट है वो मैंडेट है, मतलब शुड मतलब शेल, शुड मतलब मैंडेटरी है, और डिक्शनरी स्टैट्यूट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो मैंडेटरी स्टैट्यूट्स आर दोस स्टैट्यूट विच आर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, जो कि स्ट्रिक्टली फोर्स किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेड किए जाते हैं और कंप्लीटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टॉक क्या हो गया? मैंने क्या बोला? मैंडेटरी स्टैट्यूट्स वो स्टैट्यूट्स होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाते हैं। ठीक है, और इफ़ यू आर नॉट फॉलो द सेम, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी और कंपनसेशन और चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। ये होता है मैंडेटरी स्टैट्यूट, क्योंकि नाम ही मैंडेटरी स्टैट्यूट है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और आप इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो इंग्लिश में आर दो स्टैट्यूट विच आर follow strictly, completely, without any fail. If you not follow the same, तो penalty and charges will be applied to on you. ठीक है, अब डायरेक्टली स्टैट्यूट्स क्या, डिक्शनरी स्टैट्यूट्स कहते हैं, बिल्कुल अपोजिट। डायरेक्टली स्टैट्यूट्स आर दो स्टैट्यूट्स विच आर नॉट विच आर नॉट कंप्लीटली फॉलोड, जो कि कंप्लीटली फॉलोड नहीं किए जाते, स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं किए जाते, नॉट कंप्लीटली फॉलोड और स्ट्रिक्टली फॉलोड। If you followed only some part, that will be enough. ठीक है, अगर आप कुछ पार्ट भी उसका फॉलो कर लेते हैं ये एनफ है। एंड नो पेनल्टी इन चार्जेस, कोई पेनल्टी और चार्जेस विल नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गया आपके डिक्शनरी स्टैट्यूट। ये ऑन द बेसिस ऑफ था मेथड के, तो मैंडेटरी और डिक्शनरी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? तो ऑपरेशन स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, एक होता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो पहला वन इज प्रोस्पेक्टिव, दूसरा इज रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। अब ये प्रोस्पेक्टिव और रेस्ट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? देखो, प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचर है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव का मतलब पास्ट है। प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर, रेस्ट्रोस्पेक्टिव पास्ट। ठीक है, जब भी कभी कोई कानून बनता है तो क्या होता है? वो क्या पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है, फिर वो आपका उसके पास क्या नाम है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास जाता है और वो उसके ऊपर कह देते हैं कि हाँ भाई इसको फोर्स में ले आओ, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर उसी कानून के अंदर भी लिखा होता है कि ये कानून जो है इतने तारीख से इम्प्लीमेंटेड होगा, मतलब फ्यूचर की डेट लिखी होती है। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। कानून बना, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने उसको फोर्स में ला दिया। ठीक है, या फिर उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि ये अब से इम्प्लीमेंट होगा, दिस इज द प्रोस्पेक्टिव। ठीक है,
इसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट करता है ऐसे कानून को, वो बनाता है और ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट करता है जो कि बैक डेट से लगता है, ठीक है। अभी तो मैंने बोला कि जब गया और इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक, फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में होगा या आज से। लेकिन जब लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है और जिसको बैक डेट से इम्प्लीमेंट करता है तो उसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसको। जनरली when the law or statute is created, it goes to the president for the acceptance. Once he gave the acceptance, it came in force, वो force में जाता है और it written there in or particular date is written there that statute will be implemented from that particular date only, ठीक है, known as prospective operation. When the legislature is implementing the statute from the back end date, मतलब वो किसी पीछे पास्ट की डेट और बैक एंड डेट से कर रही है, नॉन एट रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस कहते हैं। अब मैं इसमें एक केस स्टडी बता देता हूँ, आनंद गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव है उसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट्रोस्पेक्टिव भी बोला जाता है और ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, ठीक है। तो आनंद गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, आनंद गोपाल वर्सेस एक मर्डर केस था या कोई और केस था, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मर्डर केस था जहाँ तक मुझे याद है। उसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका मर्डर केस चल रहा होता है और वो पेंडिंग में चले जाता है केस। इतने में एक रेस्ट्रोस्पेक्टिव स्टेट्यूट पारित होता है और उसका केस पेंडिंग में था, ठीक है। और जब वो पारित हो जाता है तो जो वो स्टेट्यूट और एक्ट और लॉ वो ये बोलता था कि जो जिसने मर्डर किया वो भी विटनेस बन सकता है, ठीक है, अपनी विटनेस गवाही दे सकता है एज एन विटनेस। तो अब क्योंकि केस पेंडिंग में था, वो पास से इंप्लीमेंट हुआ, रेस्ट्रोस्पेक्टिव स्टेट्यूट इंप्लीमेंट हुआ, तो अब वो विटनेस बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई केस खत्म हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, वो बोलता है कि भैया ये कानून आ गया है, अब मैं दोबारा जाके अपील करूं, तो ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, लोग अपील ही करते रहेंगे, 50 साल पुराना केस लेके आ जाएंगे, जी नया कानून आ गया, इसके हिसाब से आपने मुझे गलत सजा दे दी थी। तो इट्स इंप्लीमेंटेड फॉर द केसेस विच आर पेंडिंग ओनली, नॉट फॉर द केसेस विच आर came in which is already decided। तो क्या आपका ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अब लास्ट रह गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट के अंदर कोडिफिकेशन, कंसोलिडेशन और क्या नाम है डिक्लेरेशन, और 2 तरह के और हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम ऑन द बेसिस ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।